हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अभी तक हमने जो 4-5 लेक्चर उसमें और भी चीज़ें ख़त्म की, पार्टी सिस्टम ख़त्म किया, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, बेसिक क्वेश्चन क्या था, ये चीज़ों को समझा। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? वो असेंबली जिसने हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु देन वर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर कौन था? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर कौन था? हम लोग जनरली समझते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी स्पेशल रोल रहा। एक पर्टिकुलर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो चेयरमैन थे। ठीक है, फर्स्ट आंसर जब हम कभी पूछते हैं अभी तक के करियर में, हम पूछते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, तो लोग आंसर देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पर ये पूरा गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ठीक है, कोई एक पर्सन नहीं था। क्लियर? तो who when were the makers of the Indian Constitution? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution। तो हाँ, यहाँ पर आपको ब्रीफ स्केच मिलेंगे साइड में जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, कुछ जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी, इनके बारे में दिया हुआ है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिनको ड्राफ्ट किया गया और जिनको नाम क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको नाम दिया गया। तो वो ड्राफ्ट, ठीक है, जिनको जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया, उसको बनाने का काम एक असेंबली के द्वारा किया गया जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग क्या थे? ये लोग ऐसा नहीं कि 10 लोग मिले अपनी अपनी खुद की कमेटी बना ली, बोले हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ये लोग चुन के आए थे, इनको इलेक्ट किया गया था। इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ठीक है, जो इलेक्शन होता है इसके लिए वो कब होता है? जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। बेसिकली डेट क्या थी? 9 दिसंबर 1946 को इसका फर्स्ट मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होता है। Election to the Constituent Assembly was held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after the country, और हमने 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग किया और क्या होता है? बहुत जल्दी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ही स्प्लिट हो गई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इन दिसंबर 19 सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होने से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that wrote the Indian Constitution had 299 members। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा, उसमें 299 मेंबर्स थे। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 तक पूरा रेडी कर लिया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक रेडी कर लिया। बट इट केम इफेक्ट इनटू 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन हमने इसको 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया। अप्लाई क्यों किया? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर क्लास 8 में भी बताया, लेकिन अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया। क्यों? टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और 26 जनवरी 1950 जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, उसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को ही हमने क्यों अप्लाई किया, जबकि हम तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे।
उसके पीछे रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1930 ये फर्स्ट ऐसा डे था जब हमने फर्स्ट टाइम अपने आप को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। हम इंडिपेंडेंट थे नहीं, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम हमारे मन में इमोशन आया था स्वराज्य का, इंडिपेंडेंस का, और वो डे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डे था। वो लगातार हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड रहे, उसको हम लगातार सेलिब्रेट करते रहें, इसलिए उस दिन को हमने अपने रिपब्लिक डे या कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि उस डे को हम डेली सेलिब्रेट कर सकें। यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया। ठीक है। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट लीडर थे, अब वो देखते हैं, पैराग्राफ के साथ साथ आ जाएगा। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, नहीं आएगा तो अभी हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? 50 का 70 ईयर्स हो गए। समझिएगा 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन हम 2020 में भी मान रहे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या उन्होंने ऐसा बनाया कि उनकी बातें आज भी एप्लीकेबल होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम देखते हैं कि आज हमने एक रूल बनाया और 5 दिन बाद वो रूल एप्लीकेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से मैच नहीं खा पाता है। लेकिन 1950 से लेकर 2020 ये 70 ईयर्स गुजर गए, लेकिन तब भी क्या है, तब भी अभी भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ऐसा क्यों? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन एबव, तो हमने एक रीजन ऑलरेडी देखा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल मेंबर्स के व्यू अकेले नहीं थे। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्शियस ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, इसमें उस समय के हिसाब से जो ब्रॉड कॉन्शियस ऑफ इट्स टाइम, उस समय के हिसाब से जितना कॉन्शियस हम लगा सकते, जितना दिमाग लगा सकते थे उसमें लगाया गया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पड़ेगा, उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अपने इंडिया के हिसाब से सोचा गया कि कितना एप्लीकेबल है। ठीक है। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. बहुत सारे कंट्री को अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा। रीराइट क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके बेसिक जो प्रोविजन थे, जो बेसिक प्रोविजन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, बेसिक प्रोविजन हमारी कंट्री क्या क्या बेसिक प्रोविजन है, हमारी कंट्री के जो बेसिक प्रोविजन, राइट टू इक्वलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये हमारे कंट्री के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक रूल्स हैं उन, और बहुत सारी कंट्रियों को अपने रीराइट क्यों करना पड़ा? उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर थे उनको सब लोग नहीं मान रहे थे। हमने देखा कि जो हमारी बेसिक चीज़ें थी ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में आपस में क्या, आपस में क्लैशेस है, ओपिनियन को लेके आपस में डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो बेसिक रूल्स है उसको सब लोग एग्री है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने की कभी नीड नहीं पड़ी। तो बहुत सारी जो कंट्री है वर्ल्ड की, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे उनके नॉट एक्सेप्ट टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स, उनको सभी सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, और कुछ कंट्री में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मेयर यानी कि ओनली पेपर ऑफ द कॉपी है, ठीक है, पीसेज ऑफ द पेपर है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई इसको फॉलो ही नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 299 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, जिसका फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, इवन जस्ट 70 ईयर्स, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ग्रुप्स ने, ये बात सच है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस पे, कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस किया, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेगेसिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। किसी भी सोशल ग्रुप्स ने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की लेगेसिमेसी पे, उसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया। हाँ, ये बोल दिया कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे हिसाब से सही नहीं है, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, इसकी बात किसी ने नहीं की। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में एक अनयूजुअल अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना मेहनत करके उसको रेडी किया। तो और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेसिक प्रोविजंस आज भी हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हैं, तो ये अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक अचीवमेंट है, ठीक है। उसको क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी अप्लाई हो रहा है, उसके पीछे पहला रीजन हमने समझ लिया। जो नेक्स्ट रीजन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग और जो चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।